नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में जो कि आपका प्रीपोजिशन का सेट नंबर 1 है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होंगे आज के, ये आपके PYQs हैं। मतलब आज जो हम जिन 20 क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करेंगे वो आपके DSSB के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको ये जानकारी मिलेगा कि किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस स्तर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपसे एक गुजारिश होगी कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं, मींस आपको इसमें पहले से कितना आता था। और साथ ही साथ हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। अब देखेंगे कि यह सेशन जो है ना सिर्फ और सिर्फ DSSB के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए उपयोगी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही कंफर्म्ड माय अपॉइंटमेंट डैश द टेलीफोन। मतलब उसने मेरे अपॉइंटमेंट को कंफर्म किया। किस चीज पे किया? तो टेलीफोन पे किया। अब यहां आपको बताना है कि बाय होगा, ओवर होगा, ऑन होगा या एट होगा। जब हम बात करते हैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की, तो वहां पे हम इन जनरल हम ओवर का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। लेकिन आपके मन में यह उठ रहा होगा प्रश्न कि सर ऑन का प्रयोग क्यों नहीं होगा। देखिए, ऑन का प्रयोग करते हैं ऑन ए कॉल। कॉल के बारे में जब आप बात कर रहे हैं उस स्थिति में आप ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन टेलीफोन नहीं होता है, ऑन फोन नहीं होता है। ओवर जब कॉन्वर्सेशन के सेंस में आप बात करते हैं तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए ब्रेव मैन डज नॉट बोस्ट डैश हिज ग्रेट एक्ट्स। यहां पे कहा गया है कि एक बहादुर व्यक्ति जो होता है वह कभी भी डींगे नहीं हाँकता है। बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, सेखी बघारना, घमंड से जब आप कोई चीज अपने अचीवमेंट की बात करते हैं उस सेंस में हम बोस्ट का प्रयोग करते हैं। बोस्ट के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ये वाला ऑप्शन नंबर डी में जो देख रहे हैं ये सिंगल एफ वाला है, इसका हम प्रयोग करेंगे। और ये जो डबल एफ वाला है ये अलगाव के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव मेड डैश माई माइंड टू कंटिन्यू माई स्टडीज। अब यहां बताया जा रहा है कि मैंने ये बना लिया है, मन बना लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। ठीक है ना। अब देखेंगे यहां पे आपको क्या करना है, मेड के साथ एक ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है जो इस सेंटेंस को करेक्ट मीनिंग दे। क्लियर है? हम जानते हैं कि मेड के साथ हम विथ का भी प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का भी करते हैं, ऑफ का भी करते हैं, अप का भी करते हैं, अर्थात बहुत सारे प्रीपोजिशंस प्रयुक्त होते हैं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं अलग अर्थ होता है। लेकिन हमें उसका चुनाव करना है जो इस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दे, करेक्ट मीनिंग दे। अब देखते हैं मेड के साथ जब हम विथ का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है आप उसमें इमोशन को ऐड कर रहे हैं। जैसे दिस एप्लीकेशन इज मेड विथ लव, मतलब वहां पे आप इमोशन को दर्शा रहे हैं और यहां पे इमोशन की बात नहीं की जा रही है, अर्थात ये आपका खत्म हो जाएगा। वहीं मेक के साथ जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तब दर्शाते हैं कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है और उसके रूप में परिवर्तन हुआ है लेकिन उसके गुण में परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, मतलब यह चेयर जो है किस चीज की बनी है? लकड़ी की बनी है। तो लकड़ी को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भले आपने उसका शेप चेंज कर दिया हो लेकिन उसका गुण जो है आज भी ऐसा है, पहचाना जा सकता है। क्लियर है? उस सेंस में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं और वहीं पे ओवर का प्रयोग हम किसी जगह नहीं करते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि मेकअप का मतलब क्या होता है। एक तो मेकअप का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन को शो करना। जब कोई व्यक्ति डिटरमिन्ड है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति डिटरमिन्ड है, उस सेंस में हम मेकअप का प्रयोग करते हैं। और एक मेकअप का मतलब होता है आवरण चढ़ाना या तैयार होना, ठीक है ना, इस सेंस में भी करते हैं। और सॉरी, मेक के साथ ओवर का प्रयोग करते हैं जब आप किसी भी चीज को पूर्ण रूप से चेंज कर देते हैं, यह ध्यान रखना है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मेक के साथ हम ओवर का भी प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात यहां पर जो आपका उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है आई यूजुअली गो टू वर्क डैश कार।
कहता है मैं प्रायः सामान्य तौर पे काम करने के लिए कार से जाता हूं। आप देखेंगे यहां पे दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। एक, जब हम बात करते हैं कार की या कोई भी व्हीकल की जो आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ये तो कहेंगे सर ये तो मुझे भी आता था, कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखेंगे कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में अगर किसी व्हीकल का प्रयोग करते हैं, उस सेंस में हम देखेंगे कि इनके पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल जो है, ए हो, एन हो या द हो, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वी अराइव्ड डैश द होटल आफ्टर मिडनाइट। हम लोग पहुंचे, कहां पहुंचे, तो होटल पहुंचते हैं। कहां, तो कब पहुंचा, तो मिडनाइट के बाद। मतलब मिडनाइट की जब बात हो रही है तो यह एग्जैक्ट क्या हो जाएगा टाइमिंग, 12 o'clock। मतलब इन द नाइट आफ्टर 12 o'clock वी अराइव देयर, ठीक है ना। अब देखेंगे यहां पे जब अराइवल की बात होती है तो अराइवल जहां आप बता रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो छोटा है, लोकेटेबल जगह है, तो उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और वहीं अगर बड़े शहर की बात होती, बड़े जगह की बात होती, बड़े कंट्री की या किसी कंट्री के नाम की बात होती, तो वहां पे हम अराइव इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये चूंकि स्पेसिफिक प्लेस है, ये अपने साथ एट लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी लेफ्ट डैश 4 o'clock डैश द मॉर्निंग। अब यहां पे आपको ऐसे पेयर का चुनाव करना है जो दोनों जगह आकर के सेंटेंस को कंप्लीट बना दें। देखिए विथ नहीं, 4 o'clock, अब समझेंगे। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ क्लॉक, मतलब जिसे आप घड़ी के बोलते हैं। तो घड़ी की कोई टाइमिंग दी रही हो तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। एक चीज समझ में आई बात, तो हम देखेंगे कि एट यहां है, ठीक है, और ये हमारा है क्या, पीरियड ऑफ द डे की बात की जा रही है। पीरियड ऑफ डे के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहां एट तो है लेकिन यहां इन नहीं है, जिसके कारण से आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अब देखना है कि यहां और किसका प्रयोग किया जा सकता है। लास्ट में देख रहे हैं इन है, लास्ट में देख रहे हैं इन है, लेकिन घड़ी के समय के साथ हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी भी छट गया। अब वही देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी यहां पे फिट बैठता है या नहीं। तो देखेंगे अबाउट का प्रयोग करते हैं लगभग के सेंस में। जब बात कर रहे हो कि आप एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि घड़ी के कितने बज रहे हैं, उस सेंस में आप अबाउट का प्रयोग करते हैं। मतलब सी लेफ्ट अबाउट 4 o'clock, वह गई, यहां से निकली कितने बजे, तो लगभग 4 बजे के आसपास। तो यहां पे ये जो आपका आंसर है, ये जो आपका ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है द रॉबर हैज लिव्ड डैश द गन ऑल हिज लाइफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे। अब देखेंगे लिव के साथ हम इनका भी प्रयोग करते हैं, बाय का भी प्रयोग करते हैं, विथ का भी प्रयोग करते हैं, फॉर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब लिव के साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं तो इस सेंस में आप बताते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसको कि आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन मजबूरन आपको उसके साथ उस तरह से रहना पड़ता है, ठीक है ना। उस सेंस में हम लिव के साथ विथ का प्रयोग करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जो है कभी भी अपनी खुशी से गन को तो नहीं उठाएगा, ये तो तय है। क्लियर है ना। अर्थात रॉबर जो है यहां बात की जा रही है वह क्या है, अनप्लीजेंटली वह गन के साथ पूरी जिंदगी बिताता है। अर्थात यहां पर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, ठीक है ना। और वहीं अगर पर्पस बताना हो कि कोई व्यक्ति किस कारण से रह रहा है, जीवित है, तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और लिव बाय प्रिंसिपल, मतलब कोई व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों पर जीवित है, मतलब अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, उस सेंस में हम क्या करते हैं, लिव बाय का प्रयोग करते हैं। और लिव ऑन का मतलब क्या होता है, लिव ऑन का मतलब होता है जब आप बात करते हैं सोर्स ऑफ सस्टेनेंस की, मतलब कोई व्यक्ति किस चीज पर जीवन बिता रहा है। जैसे मैंने बोला कि पांडाज लिव ऑन बैम्बू, मतलब जब किसी का आपको यह दर्शाना हो कि उसका प्राइमरी फूड सोर्स क्या है, उस सेंस में हम लिव ऑन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना है, इनकम के सेंस में भी हम क्या करते हैं, लिव ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे इट्स हार्ड टू लिव ऑन ए मिनिमम वेज सैलरी, मीन्स इन मॉडर्न टाइम्स यू कैन अज्यूम दैट हाउ डिफिकल्ट इज टू लिव ऑन मिनिमम वेज, मतलब ये कितना कठिन हो जाता है कम वेज पे अपना जीवन बसर करना। उस सेंस में हम लिव ऑन का प्रयोग करते हैं। और लिव बाय का मैंने बताया आपको कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है। यहां पे बात करते हैं आप
ऐसे चीज की जो आपका एक सिद्धांत है और आप उसी पे अडिगता के साथ बने हुए हैं। क्लियर है? यहां पे आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ही कैन नॉट डिसोसिएट हिमसेल्फ डैश व्हाट ही सेड अर्लियर। अब देखेंगे इसका एंटोनिम होता है एसोसिएट। एसोसिएट में आप किसी चीज से जुड़ते हैं और डिसोसिएट में आप किसी चीज से अलग होते हैं। अब यहां बात की जा रही है कि उसने पहले जो भी कुछ बातें कही हैं उससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। और देखेंगे कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज एक जगह से दूसरे से अलग हो रहा हो तो उस हम अलगाव के सेंस में हम क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो ओरिजिन है उससे आप संबंध स्थापित कर रहे हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, डिसोसिएट फ्रॉम। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना है, डिसोसिएट अपने साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक्शन के इफेक्ट को टुवर्ड द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता हो। अर्थात ये जो भी एक्शन हो रहा है और उसका जो भी इंपैक्ट हो रहा है वो इंपैक्ट किसके ऊपर डाल रहा है, वो एग्जर्ट कर रहा है डूअर के ऊपर। अर्थात हम क्या देखेंगे, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में ये आपको काम देगा। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इट हैज टेकन अस मच टाइम टू अराइव डैश अ कंक्लूजन। हमने अराइव के बारे में देखा था और अराइव की जब भी बात होगी तो अगर एक निश्चित स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, वहां क्या करेंगे, हम एट का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट नाइट आई रैन डैश अ वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम माई स्कूल डेज। लास्ट नाइट की बात की जा रही है। लास्ट नाइट मतलब बीते हुए रात की आप बात कर रहे हैं। मैं अचानक किससे मिला, अपनी स्कूल के दिनों के पुराने दोस्त से मिला। अब देखिए यहां पे क्या है, रैन ओवर, रैन टू, रैन इनटू, रैन इन। तो देखेंगे कि रैन ओवर मतलब रन ओवर जो है ना हमारा, इसका मतलब होता है रौंदना, कुचल देना। ठीक है ना। जैसे कोई किसी के ऊपर गाड़ी चल जाए तो उस सेंस में हम रन ओवर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि ये मीनिंग सही नहीं दे रहा है। और वही रन के साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं तो इस फ्रेजल वर्ब का मतलब हो जाता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है जब आप अनायास ही किसी से मिल जाते हैं। मतलब व्हेन यू डू नॉट हैव एनी प्लानिंग टू मीट समवन, मतलब जब आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि किसी से मिलना है, अचानक से आप किसी से रास्ते में मिल जाते हैं, उस सेंस में हम कम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। और उसी सेंस में हम रन इनटू का भी प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज इल ऑफ मलेरिया। अब आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें अगर आपको लगता है कि इसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है तो इंप्रूव करेंगे, और यदि लगता है कि यह अपने आप में कंप्लीट है, इसमें किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, तब आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कह क्या रहा है। यहां कहा जा रहा है ही इज इल ऑफ मलेरिया, वह जो है मलेरिया से बीमार ग्रस्त है, मतलब बीमार है। ठीक है ना, रोगग्रस्त है। तो देखेंगे कि इल अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है विथ। जब आपको यह दर्शाना हो कि कोई व्यक्ति किसी चीज से बीमार है तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, इल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द मर्डरर वॉज कंडेम्ड डैश लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब कहता है जो मर्डरर था, जो भी ऐसा अपराधी जिसने किसी की हत्या की थी, हत्यारा जो था, उसे कंडेम किया गया। अब देखेंगे कंडेम का दो अर्थ होता है। एक कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना। ठीक है ना, जब आप किसी की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, ठीक है ना, वो होता है। और एक होता है सजा देना। ठीक है ना, सजा देना। ध्यान रखना है कि ये दोनों आपके वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? यहां बात की जा रही है इम्प्रिजनमेंट की, मतलब उसे जेल किया गया। ठीक है ना, अर्थात सजा देने के संबंध में इसका प्रयोग होगा। और सजा देने के सेंस में, सेंटेंस के सेंस में क्या करते हैं, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेहतर तैयारी के लिए आप क्या करें, एक कॉपी कलम लें और इन सभी जो आपके सामने कठिन लग रहे हैं उनको जरूर नोट डाउन करें, ताकि आप जब कभी भी देखने का अवसर मिले, रिवीजन करने का अवसर मिले, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। और बहुत जल्दी आपके लिए मैं इंग्लिश लिटरेचर के भी PYQs लेके आऊंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 30 years आफ्टर बीइंग एडॉप्टेड। अब यहां देखेंगे बीइंग एडॉप्टेड, बहुत आपको समझदारी से पढ़ना है। बीइंग एडॉप्टेड मतलब हमने कई एक बार चर्चा की है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका पेसिव का स्ट्रक्चर है, इसी से आप समझ जाएंगे। 30 years आफ्टर मतलब आफ्टर 30 years, 30 साल के बाद की बात की जा रही है। बीइंग एडॉप्टेड जब उसे एडॉप्ट किया गया, मतलब जब एडॉप्ट किया गया उससे 30 साल आगे की बात की जा रही है। एन ऑस्ट्रेलियन फैमिली, किसके द्वारा किया गया उसे एडॉप्ट? तो ऑस्ट्रेलियन परिवार के द्वारा। कोई ऐसा परिवार था जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता था, यहां पे ओरिजिन की बात की जा रही है। अब यहां क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। कैसे? तो पेसिव में बाय एजेंट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक चीज होता है कि यहां या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या डी होगा, देख लेते हैं। ठीक है ना? एंड रेज्ड, और फिर उसे पाला गया, पोषा गया, बड़ा किया गया। कहां पर? मेलबर्न में। मेलबर्न जो है ना एक शहर का नाम है, और ये अपने आप में क्या लेता है? बड़े शहरों के नाम के साथ हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलियन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये आप कमेंट में बताएंगे कि ऑस्ट्रेलियन यहां जो वर्ड यूज हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी है आपको लिखना है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रेश रैप एल्यूमिनियम फॉइल प्रिजर्व्स द टेस्ट एंड फ्लेवर्स डैश योर फूड कीपिंग इट फ्रेश लॉन्ग आफ्टर यू हैव पैक्ड इट। अब कहता है कि फ्रेश रैप, आप जो रैप करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल से अपने भोजन को, तो ये क्या करता है? ये प्रिजर्व करता है किस चीज को? तो उसके टेस्ट को और फ्लेवर को। किसके? तो आपके फूड को। अब देखेंगे यहां जो टेस्ट और फ्लेवर की बात की जा रही है इस फूड के संबंध में, और फूड से क्या है? यहां पे रिलेशन दर्शाना होगा, और रिलेशन दिखाने के लिए, पोजीशन दर्शाने के लिए क्या करते हैं? हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने बोला दी ब्रदर ऑफ रोहन, तो यहां पे ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब है कि भैया ये दोनों के बीच संबंध को दर्शा रहा है। अर्थात ये टेस्ट और फ्लेवर किस चीज की? तो आपके फूड की। तो ये कौन दर्शाएगा? तो ऑफ दर्शाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है सियोल इज ए प्लेस दैट वीयर्स। कहता है सियोल एक ऐसा जगह है जो वीर करता है। वीर का मतलब होता है चेंज होना, वीर का मतलब होता है टू चेंज, ये ध्यान रखना है। वीयर्स डैश यूटोपिया एंड डायस्टोपिया। ठीक है ना? अब देखेंगे कि यूटोपिया का मतलब होता है ए प्लेस ऑफ नोवेयर, मतलब जहां बात करते हैं कैसे? जगह की जो कहीं है नहीं, मतलब ये हमारा एक आइडल प्लेस की बात करता है जहां पे हर चीज सबके लिए अवेलेबल हो, जहां पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, कोई चोरी ना हो, किसी भी प्रकार के अपराध न किए जा रहे हो। और इसका एंटोनिम हो जाता है क्या? डायस्टोपिया। यूटोपिया का डायस्टोपिया। यूटोपिया का तो मैं नहीं बताऊंगा, यूटोपिया वर्ड किसने इजाद किया था, मैं ये बता रहा हूं आपको। डायस्टोपिया वर्ड जेएस मिल ने ये पहली बार इस्तेमाल किया था संसद में। ठीक है? तो आपको ये बताना है कि यूटोपिया जो है इसको फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था। और आपने पढ़ा भी होगा, एक बुक भी है, बहुत रिनाउंड बुक है, जिसके लिए उनको पनिशमेंट भी दिया गया था। ही वॉज सेंटेंस टू डेथ। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? ये भी नाम आपको बताना है। कहता है विथ अलार्मिंग स्पीड एंड स्लिप्स लेस देन इवन न्यूयॉर्क। कहता है कि ये क्या है? बहुत ही तीव्रता से। कहता है अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब क्या है भैया? अलार्मिंग का मतलब है कोई भी चीज जो खतरनाक है, जिसका कि आपको संकेत मिल रहा है कि कुछ भी गलत होने वाला है। कहता बहुत कम सोता है। किससे? तो न्यूयॉर्क से भी। अब आपको बताना है कि किस प्रीपोजिशन का यहां प्रयोग किया जाएगा, ऑफ, फ्रॉम, अमंग या बिटवीन। अब देखेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग करते हैं एक से दूसरे की ओर, मतलब फ्रॉम टू का प्रयोग करते हैं। ये भी देखेंगे कि फ्रॉम अगर यहां प्रयुक्त होता है तो एंड है, ये गलत हो जाएगा इसके संबंध में। अमंग का प्रयोग करते हैं जब किसी भी चीज की संख्या 2 से अधिक हो, उस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। यहां पे आपको 2 के बीच के संबंध को दर्शाना है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिटवीन यूटोपिया एंड डायस्टोपिया विद अलार्मिंग स्पीड एंड स्लिप्स लेस देन इवन न्यूयॉर्क। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता व्हाइल लिविंग डैश प्रिजन्स नेहरू बिकेम इंटरेस्टेड डैश एनिमल्स अराउंड हिम। जब ये प्रिजन में थे, प्रिजन का मतलब होता है क्या? जेल में थे। अब आपको 2-3 चीजों को समझाना है। एक, जब बात करते हैं हम
प्रिजन की, तो प्रिजन कहीं ना कहीं क्या है, उसकी अपनी एक सीमा रेखा है, उसका कहीं ना कहीं एक सरकमफेरेंस है। बात समझ में आ रही है बात? अगर कोई क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसका कहीं ना कहीं सीमांकन किया गया, उसके अंदर में आप किसी भी जगह पे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां इन होगा, ये तो तय हो गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे और चौथे में है, तो दोनों को लेके चलते हैं। अब कहता है नेहरू बिकेम इंटरेस्टेड। नेहरू जो है ना, इंटरेस्टेड हो गए किस चीज को लेकर के, तो उनके आसपास जो भी एनिमल्स थे उनके प्रति। तो इंटरेस्ट अपने साथ लेता है इन, ठीक है ना। अर्थात देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आप देखेंगे, एक चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए पत्रों का एक अंश है, ठीक है ना। उसमें उन्होंने इस चीज की चर्चा की है, आप पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा है। उसमें उन्होंने नेचर के प्रति अपने भावों को व्यक्त किया है, और आपको यह बताना है एज ए लिटरेचर स्टूडेंट, एनिमल्स इन प्रिजन का मतलब क्या है। क्या ये एक लिटरल मीनिंग है या फिर ये मेटाफोरिक है, आपको बताना है। एनिमल्स इन प्रिजन, इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आई हैव लिव्ड हियर डैश 10 ईयर्स। यहां बात की जा रही है रहने की, और ये देखेंगे यहां पे पीरियड की बात की जा रही है, और पीरियड के साथ हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप ये दर्शाना चाह रहे हो कि कोई भी काम कितने समय से चल रहा होगा, उस सेंस में फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर के लिए करते हैं, और प्रेजेंट और पास्ट के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यू हैव बीन वॉचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब डैश 4 आवर्स। कहता है कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। यहां देखेंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखेंगे यहां बात की जा रही है 4 आवर्स की। फिर एक बार देखेंगे यहां पे पीरियड की बात की जा रही है, और पीरियड के साथ हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइगर एंड बुल शार्क्स आर 2 स्पीसीज often found dash the coast and are known to bite people। कहता है टाइगर और बुल शार्क्स जो होते हैं ना, ये 2 ऐसे स्पीसीज हैं जिनको कि प्रायः कहां पाया जाता है, तो कोस्टल रीजन में। कोस्टल मतलब, कोस्ट का मतलब होता है किनारा, ठीक है ना, तटीय भाग। किसी भी सागर का जो तटीय भाग होता है उसके लिए हम कोस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये जाना जाता है लोगों को काटने के लिए, ठीक है ना, बाइट करता है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि किस तरह का प्रीपोजिशन यहां प्रयुक्त होगा। अब देखेंगे अलोंग का प्रयोग करते हैं जब, देखिए जैसे कि ये सड़क है, ठीक है ना, जैसे जैसे सड़क जा रही है, ठीक है ना, उसी के साथ आप किसी चीज की बात कर रहे थे, इस सेंस में हम क्या करते हैं, अलोंग का प्रयोग करते हैं। चाहे सड़क सीधी ही क्यों ना हो, कैसी भी हो, जैसे जैसे मुड़ाव है वैसे वैसे। तो यहां पे बात की जा रही है कोस्टल रीजन की, कोस्ट की बात की जा रही है, तो कोस्ट के साथ साथ, ठीक है ना, अर्थात यहां अलोंग का प्रयोग होगा। क्लियर है, अक्रॉस का प्रयोग नहीं होगा, इन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कोस्ट जो है ना किनारे के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। कहता है कि कटिंग हार्मफुल प्लैनेट वार्मिंग pollution by switching dash fossil fuels is key to safeguarding Earth's tundra habitats। अब यहां कहा गया है कटिंग हार्मफुल, मतलब कट करना का मतलब यहां पे किसी चीज को कम करने से, यहां सिर्फ चॉप करने की बात नहीं हो रही, स्लाइस करने की, कट करने की बात नहीं की जा रही है। जो भी हार्मफुल है, जो प्लैनेट को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है, पॉल्यूशन, ठीक है ना। कहता है बाय स्विचिंग, स्विच करना, स्विच करना का मतलब क्या है, एक से दूसरे की ओर चेंज कर रहे हैं आप स्विच में, ठीक है ना। तो स्विचिंग डैश फॉसिल फ्यूल्स, जो भी हम जो ऐसे ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, तो क्या है, अगर उसको हम कम करते हैं जो कि हार्मफुल है, किस सेंस में, तो प्लेनेट को वार्म कर रहा है, ये हम ग्लोबल वार्मिंग के सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है पॉल्यूशन को, ठीक है ना। तो कहता है ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, उससे हमें स्विच होने की आवश्यकता है, ताकि अर्थ का जो टुंड्रा हैबिटेट है उसको सेफगार्ड दिया जा सके, ठीक है ना। अब कहता है इंस्टीड ऑफ, अगर इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे तो इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करता है इन प्लेस ऑफ के सेंस में। तो यहां पे स्विच से तो ये भाव अपने आप प्रयुक्त हो रहा है, स्विच वर्ड तो अपने आप में ये बता रहा है कि हम चेंज कर रहे हैं,
तो आपको इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं जब आप किसी चीज से अलग होते हैं, किसी चीज से दूर हो जाते हैं, अपने आप को दरकिनार कर लेते हैं। यहां पे दरकिनार का सेंस प्रयुक्त नहीं होगा, ये भी आपका छट गया। नियर टू, नियर का मतलब होता है, नियर टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज के समीप हो, ये भी प्रयुक्त नहीं होगा। अवे फ्रॉम, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवे फ्रॉम का मतलब होता है स्विचिंग अवे फ्रॉम, हमें फॉसिल फ्यूल से अवे होना पड़ेगा, हमें ऐसे चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी हो गया, कुछ इस तरह के इंतजाम करने पड़ेंगे ना, जो कि हमारे प्लेनेट के लिए हार्मफुल ना हो। क्लियर है, अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। और भी सेशंस आपके आते रहेंगे जो कि आपके PYQ बेस्ड होंगे और हर एग्जाम के लिए वो कामयाब होंगे, और भी टफ क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।